कि हम इस हालत में आ गए हैं कि हमें सिर्फ दो एरियाज अभी ऐसे चाहिए जिससे हम कोई ब्रीदर ले सकें। हमें पता तो ये चलता है कि 6 बम्पर क्रॉप्स हमारे पास आई हैं, लेकिन हमारी जो व्हीट है वो टोटल इंपोर्ट है, चीनी है इंपोर्ट है, हर चीज इंपोर्ट है, दालें हैं तो इंपोर्ट है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंपोर्ट नहीं है। सो टोटल इंपोर्ट बिल हमारा बहुत एक्सीड कर चुका है। श्रीलंका के साथ तो हम पैरेलल नहीं बनते, वो डिफॉल्ट होता है, कोई बात नहीं है, अमेरिका संभाल लेगा। अमेरिका का मकसद, उसका मसला ये सिर्फ था कि राजा पास के वगैरह जो है वो चाइना से जरा कुर्बतदारी की, उन्होंने रोड नेटवर्क बनाया, उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। अब वो दोबारा से ठीक हो गए, अच्छे बच्चे बन गए, वो आईएमएफ के अंडर आ गए, मैटर सॉल्व। आईएमएफ तो आपको एक सेट आपको कहता है कि ये चीजें करनी है कि आप क्राइसिस से निकाला जाए, क्राइसिस अवॉइड किया जाए। हमने जो करना है वो इंटरनल जो चीजें जो करनी है, जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन वो विद इन हमने करना है। जो ये बातें कह रहे हैं उसका यूज करके हमने उस पर देखना है। और नेचुरली अगर आपको क्या प्लान किया, अगर आपका प्लान है एवरी 5 ईयर्स ही हम उसका एवरी 5 ईयर्स देखेंगे, तो नेचुरली फिर हमने क्या करना है कि हर 5 साल में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो ना हो और उससे बस बच के रहे, आईएमएफ के पास जाएं, बस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए जो सोल्यूशन है वो लेके आए और वो रहे। बट हमें अगर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जैसे ये हमने चीजें डिस्कस कर रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म की तरफ जाना है, हमने जो आगे सोचना है कि 20 साल के बाद हम क्या होगा, यही फिर बातें हमने लेके आनी पड़ेंगी। जो आईएमएफ को चिट्ठी भेजनी है ना सर, उसमें हम सारे चीजें बहुत अच्छी नजर आएंगी और हो सकता है अगले 5 साल 4 साल के अंदर दोबारा से हमारी तकरीबन जो है वो ग्रोथ आपको हम 5.6 पर दिखा देंगे। याद रखें कि 3.5 साल जो है वो इमरान खान का दौर भी जो है एक्चुअल जो है वो फौजी दौर ही था ना, टेक्निकली और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उसमें भी हमने कोशिश करके खींचतान के 4.2 पर कर दिया था और उसके अरसे के बाद हमें पता चला, हमने कैलकुलेशन करके 5.6 भी कर दिया और 6 के करीब जीडीपी भी बना दिया था। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज है वो कम हो गई, लोकल लार्ज स्केल भी आपकी गिरी, आपके बिजनेस कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया और आपका ये। तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट जो करना है आईएमएफ के साथ यही है कि इंपोर्ट्स को हमने वापस शुरू करना जरूरी है। कि जो हमारी जो एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है, जो स्टेट बैंक के अकॉर्डिंगली भी काफी गिर चुकी थी कैपेसिटी, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है, बिकॉज ये सब पॉलिसीज की वजह से, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी गिर गया था, बिजनेस का काफी डाउन हो गया था। वन ऑफ द लोएस्ट मेजर किया गया है लास्ट 7 ईयर्स जो था, कोविड से भी लो हो गया था हमारा एट वन टाइम। और हमारा ये जो कैपेसिटी जो हमारी है वो भी काफी बुरी तरह से हिट हो गई थी। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और आप देख रहे हैं फेडरल पोस्ट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर हसनैन जावेद और डॉक्टर आदिल नाखुदा साहब। आदिल नाखुदा साहब आईबीए में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और डॉक्टर हसनैन साहब को तो आप लोग जानते हैं, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट और ही इज़ एट प्रेजेंट इन चाइना। और चाइना में ये मामलात को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं। और वहाँ पे जो हमारा एक सी पैक का एक मनसूबा कुछ तातुल का शिकार भी रहा है और उसके अंदर कुछ ऊंच नीच भी आती रही है। तो ये सब बातें हैं, लेकिन हम आदिल नाखुदा साहब को आज इसलिए जहमत दी है कि हम ये समझ सकें कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इसके इतनी मुश्किलात का शिकार क्यों रहा है। बट इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन मैं चाहूँगा कि दो इकोनॉमिस्ट जो हैं आपस में अगर इसमें गुफ्तगू करें और मैं इस गुफ्तगू को गाहे गाहे मॉडरेट करता रहूँ, तो मैं दावत दूंगा जनाब डॉक्टर हसनैन साहब को कि वो आदिल नाखुदा साहब से अपने इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी थैंक यू वेरी मच सर। सवाल तो आप ही करेंगे, मैं तो सिर्फ प्रियम्बल बिल्ड कर देता हूँ। बेसिक मसला तो ये है कि पाकिस्तान इस टाइम पर जो है वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट में आ गया और उसका जो है वो हमें तकरीबन अप्रैल के मिड तक 1.8 तक मुकम्मल करना है और उसके बाद जो है वो हम कशकोल लिए फिर रहे हैं और इसके बाद हमें 6 और मिलना है। मुमकिन है 12 मिल जाए और मुमकिन है 8 मिले या 12 मिले। इसका कंपैरिजन मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं। तकरीबन हम 24वीं दफा आईएमएफ के पास हैं और आईएमएफ के पास होने का मकसद ये है कि हम जो है हमारा कंपैरिजन किसी से होना चाहिए। या तो हम बांग्लादेश बनने जा रहे हैं या हम मिस्र बनना जा रहे हैं या हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं। तो दो
जो अगर हम पूरी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो मुझे देखना होगा कि क्या हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, क्योंकि गवर्नेंस स्ट्रक्चर को अगर नहीं देखूँगा तो मुझे मईशत का डायरेक्शन समझ नहीं आएगी और इकोनॉमी जो है वो डायरेक्शनलेस डायरेक्शन पकड़ेगी। अगर ये जो स्ट्रक्चर है वो बांग्लादेश मॉडल है, तो इसका मतलब ये है कि तमाम जो सियासत है, उसको जो है वो 50 लाख के करीब जो है लोग जेलों में होंगे। हसीना वाजिद को जो है वो चौथी दफा वजीर आजम बनाया जाएगा, या 5वीं दफा वजीर आजम भी वही बनेंगी। फौज का असर रसूख होगा। 90% जो है वो जो कि जिनकी यानी मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं होंगे, और सिर्फ 10% जो है वो उनका असर रसूख होगा। इस तरीके से सारी चीजें जो हैं वो कंडेंस होंगी, और अपेरेंटली असल बात ये होगी कि नीचे जो मजदूर है वो अपनी जो है वो मजदूरी नहीं ले रहा होगा। लोग एहतजाज कर रहे होंगे, खबरों पे पाबंदी होगी, मीडिया चैनल्स बंद होंगे, लेकिन अपेरेंट ये होगा कि आपका जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी नहीं होगा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट के बजाय सरप्लस में होगा। इसी तरीके से आपके बाकी मामलात जो हैं वो भी ठीक ठाक होंगे, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रही होगी। टेक्सटाइल जो है वो आपका तकरीबन 47% जो है वो ऑन एवरेज वो आपको दे रहा होगा, रिबेट्स भी मिल रही होंगी, आईएमएफ भी होगा, और उसके अलावा जो है वो एग्रीकल्चर भी तरक्की कर रहा होगा। लेकिन वहां पे हारी गरीब जो मजदूर तबका है, उनके जो है वो अफलास और गुर्बत के आलम उसी तरीके से होंगे जैसे पाकिस्तान में होंगे, और इसी तरीके से ये मॉडल वहां पर मैं देख सकूंगा। जिसको मैं अगर 3-4 चीजों के अंदर देखूं, तो मुझे देखना होगा कि 3-4 मॉडल में अगर मैं देख लेता हूं, अगर तेजी से, फॉर एग्जाम्पल, यानी आप ये समझें कि मेरा माइक्रो मॉडल जो है, माइक्रो मॉडल एनालिसिस जो है, उसके बाद मैं गवर्नेंस मॉडल के ऊपर जाता हूं, तो मैं देखता हूं यानी मेरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी और गवर्नेंस क्या होगी। टैक्स पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सख्त गिर किस्म की होगी, जैसे बांग्ला के अंदर है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट जो है उसको जो है वो ऊपर कुछ और दिखाया जाएगा, नीचे कुछ और होगा। एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस जो मैं ऊपर शो करूंगा, टेक्निकल वो नहीं होगी। इसी तरीके से इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेसी और ट्रांजिट कॉर्पोरेशंस। अच्छा, ये सारे वो चीजें जो मैंने यकदम आपके सामने रख दी हैं, हम वन बाय वन इसके ऊपर आएंगे। ये नहीं है कि यकलख्त ये मेरा आपसे सवाल है, लेकिन अभी मैं सिर्फ प्रियम्बल बिल्ड कर रहा हूँ। सो एक तो मॉडल ये हो गया, यानी गवर्नेंस जब तक नहीं होगी मेरी इकोनॉमिक डिजाइन फाइनल नहीं होगा। इसी तरीके से श्रीलंका डिफॉल्ट हो जाता है। डिफॉल्ट होना श्रीलंका के लिए मसला नहीं है, क्योंकि उसके पास बलूचिस्तान की मादनियात वैसे नहीं है जैसे हमारे पास है। इसी तरीके से उसका रेलवे स्ट्रक्चर भी वैसा नहीं है, उसके जोग्राफियाई हालात भी वैसे नहीं है, उसके पास सीपैक भी नहीं है। तो उसके पास जब सीपैक नहीं है तो आईएमएफ आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता। जब आईएमएफ मुशर्रफ साहब के जमाने के अंदर आईएमएफ था तो उस वक्त सीपैक नहीं था। अब जब सीपैक आ गया और अब आईएमएफ आया है, तो जिद ये है कि तकरीबन सिर्फ 497 का एक बिल अदा करना है अरब रुपए का, तो अरब रुपए का, वो आप अदा करने के लिए आईएमएफ उनको मना कर रहा है। इसका मतलब ये है कि राह में रुकावट है आईएमएफ के। और इससे पहले जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि सिर्फ $3 बिलियन के लिए 3 साल उन्होंने हमारी नाक की लकीरें निकलवा दी। सो पॉइंट ये है कि हम इस हालत में आ गए कि हमें सिर्फ दो एरियाज अभी ऐसे चाहिए जिससे हम कोई ब्रीदर ले सकें। हमें पता तो ये चलता है कि 6 बम्पर क्रॉप्स हमारे पास आई हैं, लेकिन हमारी जो व्हीट है वो टोटल इंपोर्ट है, चीनी है इंपोर्ट है, हर चीज इंपोर्ट है, दालें हैं तो इंपोर्ट है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंपोर्ट नहीं है। सो टोटल इंपोर्ट बिल हमारा बहुत एक्सीड कर चुका है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तो बड़ी दूर की बात रह गई, मेरी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं हो रही तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो बेड़ा ही गर्क होगा। सो मुझे डिजाइन देखना है कि मैं क्या करूं। तीसरी बात मैं करने लगा हूं, श्रीलंका के साथ तो हम पैरेलल नहीं बनते। वो डिफॉल्ट होता है, कोई बात नहीं है, अमेरिका संभाल लेगा। अमेरिका का मकसद, उसका मसला ये सिर्फ था कि राजा पास के वगैरह जो है वो चाइना से जरा कुर्बतदारी की, उन्होंने रोड नेटवर्क बनाया, उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। अब वो दोबारा से ठीक हो गए, अच्छे बच्चे बन गए, वो आईएमएफ के अंडर आ गए, मैटर सॉल्व, ठीक हो गया। गुर्बत उसी तरीके से है, वो पहले गुर्बत में भी ऐसे ही लगते थे, अमारत में भी वैसे ही लगेंगे। अब आ जाए आप मिस्र के करीब, क्या हुआ मॉडल 2000
तकरीबन 13 के अंदर उन्होंने उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो उस वक्त के डिफेंस चीफ थे। फिर उसके बाद वो डिफेंस मिनिस्टर थे, फिर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए, फिर वो चीफ हुए। फिर मुर्सी साहब जो थे वो इमरान खान थे। मुर्सी साहब जो है इमरान खान की तरह से दोबारा से हुकूमत में आए, हुकूमत नहीं चला पाए, यानी इतना इसी तरह का ग्रैंडयोर, इसी तरह का उनका जो है वो क्रिज्मा था जैसे इमरान खान साहब का था, लेकिन उनसे यहाँ की मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट से लेके माइक्रो से लेके मैक्रो तक उनकी पकड़ में नहीं आ सकी। वही मुर्सी जो पूरे इजिप्ट का आंख का तारा था, उसी कौम ने जिसने उनके लिए जान दे रही थी, उसी को पकड़ के उठा के बाहर फेंका मसनद से। और फिर क्या हुआ, वही एलसी साहब जो थे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे, वो सदर बने और 2024 से लेकर अगली 2030 तक एक डिक्टेटोरियल हुकूमत है। हालत वहां पे ये है कि 70% गुर्बत की शरह से हम मिस्र नीचे है, लेकिन वहां पे जो टीवी पे दिखाया जाता है, जो मीडिया पे दिखाया जाता है, सब ठीक है, सब शानदार है, सब चीजें अंडर कंट्रोल है। ये है वहां के हालात। अब देखना ये है कि ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं, आदिल नाखुदा साहब प्रिसाइसली हमें बताएंगे कि हम ये तो सिर्फ चीजें बताएंगे, फिर मैं एंड पे फाइनल कर दूंगा कि हम मिस्र के करीब हैं, हम श्रीलंका के करीब हैं, या हम जो बांग्लादेश मॉडल बनने जा रहे हैं। पर मॉडल तो है, फरमाइएगा जी। डॉक्टर आदिल प्लीज। जी, तो आप मुझे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वैसे ही मैं जरा ये जो डॉक्टर साहब ने आप ये कहा है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, जो मैं उसमें से सवाल मेरी समझ में आ रहा है कि अगर हम श्रीलंका का मॉडल देखें या मिस्र का मॉडल देखें, तो उसमें हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम दैट। यानी आईएमएफ का प्रोग्राम एक श्रीलंका में चला, एक और जो मिस्र में चला, और इन अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो जो हमारा हमारा जो उसमें जो व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स is CPAC in Pakistan, which has invited a lot of aggression or controversy from around the world in our neighborhood, especially India और अमेरिका को उससे प्रोग्राम हुई, उससे प्रॉब्लम हुआ। तो इसमें आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के और इसलिए पाकिस्तान के जो एक ट्रेड का बैलेंस है और आईएमएफ के साथ मामलात हैं, तो उसमें इन एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग इज अपीयर्स टू बी दिस CPAC थिंग। हाउ डू यू सी दिस? प्रिसाइसली सवाल कर लेता हूं, प्रिसाइसली सवाल ये कर लेता हूं कि आईएमएफ के 24th रिव्यू में आप जाने वाले हैं, स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो चुका है। अब आप सारे स्ट्रक्चर को बैलेंस ऑफ पेमेंट से लेके ऑनवर्ड, अब आप पाकिस्तान को कैसे देखते हैं, इसके पूरे स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं? एक मुझे इसमें पॉइंट देना। जी जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। अच्छा, इसमें एक पॉइंट बड़ा रेस जो किया है डॉक्टर हसनैन ने, वो यही है कि CPAC का बड़ा आ जाता है इसमें एक डायनामिक। अब वो CPAC क्या हम लोग के लिए क्या एक करता है, CPAC का आइडिया क्या है? सबसे पहले हमने लेट्स टॉक, अगर डिस्कस करना है CPAC का, तो एक आइडिया था, उसके पीछे एक नेचुरली एक विजन आप कह सकते हैं। पहले जब किया गया था कि 10 साल पहले 15 साल पहले इसको जब लेके आए थे, सोच ये कि CPAC क्या करेगा। तो CPAC का आइडिया यही था कि हमने कनेक्टिविटी जो हमारी पाकिस्तान की है, ग्वादर से लेके कुंजरब तक, ये बनानी है, और ये कनेक्टिविटी के बेसिस पे हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसको पूरा लिंक करना था। तो आइडिया यही है कि हमने जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लानी थी, और ये जो कनेक्टिविटी के बेसिस पे कि एक ग्लोबल हब, रीजनल हब से फिर हमने ग्लोबल हब ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इस पे हमने ये करना था। और उसके लिए नेचुरली आपको इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत थी, जिसमें आपकी ये जो फाइनेंस आपको चाइना ने किए थे, इसमें पावर प्रोजेक्ट्स भी आ गए, इसमें आपकी कंस्ट्रक्शन, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, और इसमें फिर अल्टीमेटली जो हम नहीं कर पाए, और जो अनफॉर्चुनेटली वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो हम नहीं देख पाए इसमें, बिकॉज हमारे नेचुरली काफ़ी इश्यूज और हमारे प्रोडक्टिविटी के जो इश्यूज हैं वो सब आ जाते हैं इसमें, जैसे जो रेस किए गए हैं। अच्छा, तो बात ये है कि CPAC का जो इसमें एक इशू क्या आता था, तो हम लोग का पहले जो हमारे होते थे डेट, वो जनरली मल्टीलैटरल बड़े होते थे, मल्टीलैटरल कॉम्पोजिशन हमारा डेट था, मल्टीलैटरल था लॉन्ग टर्म। जब CPAC से हमारे लोन्स आए तो हमारे कमर्शियल लोन्स की बातें हो गई, हमारा जो शॉर्ट टर्म डेट है वो आने लगा, जो चाइना के साथ हमारा काफ़ी हो गया, राइट। तो उसका एक पॉलिटिकल एंगल एक आ गया कि IMF जो है वो चाइना का लोन हमारा क्यों फाइनेंस करे, या चाइना का जो लोन है वो IMF के साथ क्यों हमारा टाइड अप हो। ये एक नेचुरली डिस्कशन आ गई, बिकॉज वो एक
रीजन जो अलग है आपका, जो चाइना के आप जो आईएमएफ के साथ जो है आपका वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस करने का है। लेकिन प्रॉब्लम फिर ये आ जाता है, जो मेन जो सवाल यही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पाकिस्तान में जो रिसेंट है वो क्यों आया, लाइक वो क्या था? एग्जैक्ट। राइट, तो वो एक हमने एक ग्रोथ, हमने एक पीरियड देखा था, उसके ग्रोथ के बाद जो था वो आपका, यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है ग्रोथ, और आप दूसरे भी कंट्रीज में ले रहे हैं तो ग्रोथ हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंट होती है काफी। हमारी ग्रोथ में हमारी इंपोर्ट की डिमांड बढ़ जाती है, वो इंपोर्ट की डिमांड की वजह से जो हमारा जो जनरल जो है इंपोर्ट डिमांड क्या है, फ्यूल से रिलेटेड, फ्यूल हो जाता है, उसमें एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, इसकी हमारी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है जब ग्रोथ होती है। और वो जब ग्रोथ सस्टेन नहीं होती और जो ग्रोथ पे जो हम लोग वो पेमेंट जो नहीं कर पाते, नेचुरली उस पर क्राइसिस का एक आ जाता है सिचुएशन, जिसमें हम लोग हमारा जो डेट है, डेट आप जो कह सकते हैं वो काफी एक हाई हो जाता है, जो अनसस्टेनेबल कह जाते हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमारी इंपोर्ट्स की वजह से, जो इंपोर्ट्स इंक्रीज होते रहती है उसकी वजह से। फिर दूसरी साइड पे आ जाए तो एक्सपोर्ट्स की साइड आ जाती है, जब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड बैलेंस एक आ जाता है, और ये मैक्रो इकोनॉमिक साइड जो मैं इसकी बता रहा हूँ, उसकी ट्रेड बैलेंस की वजह से हमारे रेमिटेंसेस इनफ नहीं होते, जो करंट अकाउंट पे इफेक्ट आ जाता है, और फिर वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफी हद तक चला जाता है, जो $20 बिलियन तक चला गया था, और उसको फाइनेंस करने के लिए नेचुरली एक डेट की तरह एक आ गया है, जिसमें और फिर वो डेट जो है हमारा, वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे प्रेशर आ जाता है। जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने होते नहीं है हमारे पास इतनी उसकी एक्यूमुलेशन होती नहीं है। वो दूसरे एक पॉलिसीज है आपकी, आपका आपने एक्सचेंज रेट आपने ओवर वैल्यू रखना है, आपने एक्सचेंज रेट आपने रखना है एक लिमिट के अकॉर्डिंगली। तो उसकी वजह से हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है एक्यूमुलेट नहीं कर पाते जो करना चाहिए, और फिर हमारा वो डेट का प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्राइसिस सिचुएशन एक डेवलप हो जाता है, और हर 3-4 साल के बाद देखते हैं कि हम एक क्राइसिस सिचुएशन में आ गए हैं। जिससे पहले प्रीसीडिंग अगर देखते हैं तो एक ग्रोथ का एपिसोड आता है, जो एक फोर्सफुल एक ग्रोथ एक हम कह सकते हैं किया जाता है बाय बेसिकली एक एक्सचेंज रेट मैनिपुलेशन की वजह से, और बाकी जो चीजें हैं जो बात की गई हैं। तो उसकी वजह से आप देखते हैं तो हमारा जो प्रेशर आता है उसकी वजह, तो फिर एक दूसरी बात आ जाती है कि एक्सपोर्ट्स हमारे क्यों नहीं बढ़ते। अब एग्जैक्ट। एक्सपोर्ट्स हमारे तकरीबन $30 बिलियन पे जाके वहीं स्पीड रुकी हुई है, $30 बिलियन पे। तो वो हमारे एक्सपोर्ट्स है। इस पे हम देखें रीजनल वाइज, अगर आप वियतनाम का एग्जांपल ले लें 2000 में हमारे जितनी ही एक्सपोर्ट्स थी, आप वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, वो 300 बिलियन $350 बिलियन टच कर दिए उसने। चिली का बड़ा एग्जांपल लेते हैं, वो भी अबाउट $20-30 बिलियन था और आज $100 बिलियन क्रॉस कर गया है। तो ये क्यों होता है? ये चिली, ये कंट्रीज जो पहले भी हम जो बोलते थे कि बहुत क्राइसिस में थे, वियतनाम का तो वॉर टॉर्न एक कंट्री था, तो वो आगे बढ़ गए हमसे और हम पीछे रह गए। तो ये बड़ा सवाल आता था इसमें एक्सपोर्ट्स के लिए हमने क्या चीजें करनी है, एक्सपोर्ट्स ग्रो करना है, एक्सपोर्ट्स का हमारा जो टारगेट है, जो लोग कहते हैं कि 100 बिलियन 150 बिलियन आपका एक्सपोर्ट्स होना चाहिए, वो 80 बिलियन जो मिसिंग है वो क्यों है, राइट? तो उसका एक बड़ा क्वेश्चन एक हमने वी हैव टू रेज दैट, वो क्वेश्चन एक रेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आता है प्रोडक्टिविटी के साइड पे। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल कम होगी, हमारे एबिलिटी टू जनरेट नेचुरली डॉलर रेवेन्यू, जो हमारी प्रोडक्टिविटी या हम कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल साइड पे हमारी इन्वेस्टमेंट्स, जो हमें एक वर्कर जो हमारा है वो ज्यादा, अगर आपको प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिव होगा तो वो जाके आपके एक्सपोर्ट्स पे कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये जो है इसका पूरा फिर आपका इसका डिस्कस करना पड़ता है कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नेचुरली आपको कैपेसिटी पे काम करना है, आपकी कैपेबिलिटीज पे काम करना है, और आपकी इन्वेस्टमेंट आपको उस तरीके से करना है जो आपकी लेबर और आपकी कैपिटल और इनका जो इंटरैक्शन है कि किस तरह हो कि वो आउटपुट जो है वो पर आवर या जैसे भी पर डे या पर मंथ या पर ईयर जो है वो बढ़ जाए, राइट? उसको आप अच्छा जीडीपी आदिल पर साहब, कैपिटल से देख सकते हैं, तो ग्रोथ आदिल के साहब, आप तरफ जा सकते हैं। जी अच्छा आदिल साहब, यहाँ बताइएगा कि एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी के ऊपर हम जरूर बात करते हैं, ऑफ कोर्स जी करनी है, क्योंकि इंपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा है। और मेरे मुताबिक तो एक्सपोर्ट जीरो पर कर लें, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। और थोड़ी बहुत ही अगर जो मैं एक्सपोर्ट्स आपके सामने रखूंगा अभी, तो वो ना होने के बराबर है। हमें तो एक्सपोर्ट जी लेड सोसाइटी होना चाहिए था। जी अच्छा, अब अंडर द आईएमएफ आप 24वें रिव्यू में, और आपने इंस्ट्रक्शंस देख ली इस टाइम पर एफबीआर की तरफ से जो आ चुका है, और जिस तरीके से प्लान आ चुका है, और जिस तरीके से होलिस्टिकली हमें ब्रॉडनिंग द टैक्स नेट करना है, उसका तरीकाकार भी आपने देख लिया कि अब जो पॉइंट ऑफ सेल से खाली टैक्स नहीं निकलना, अब उन लोगों के ऊपर जो है वो बिजली के बिलों से भी और बिजली के मीटर्स के साथ भी हमने टैक्स खींचना है। तो एक किस्म का जो है वो एक डिक्टेटोरियल वे से हमें टैक्स खींचना पड़ना है, क्योंकि आईएमएफ ने कह दिया, और जी अरबों रुपए इस बात में जाना है। तो इसका मतलब है और दूसरी बात,
पॉलिसी रेट 22 पर है। अब मुझे आप कहेंगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं डोमेस्टिकली भी नहीं इंशाल्लाह करूंगा। सो अगर आप कहेंगे कि मैं यहाँ पर करूं, तो इंटरनेशनल मार्केट कैसे आएगी 22% पॉलिसी रेट पर? तो तीन चीजें पाकिस्तान के पास आ गई। एक तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, फिर फिस्कल पॉलिसी है, फिर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है। ये इन तीनों चीजों के साथ जो है, आपको लगता है कि हमारी एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी ग्रो करेगी? अच्छा, डिस्पाइट द फैक्ट, आपकी बातें मैं वो सुनना चाहता हूं कि जो, क्योंकि आपका बहुत शानदार एरिया है कि क्वालिटी इश्योरेंसेस है, प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम कहाँ है, जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं वो भी हमारी जो है वो अप टू द स्टैंडर्ड है या नहीं है? क्या हमारा चमड़ा इस काबिल है कि ऑस्ट्रेलिया यानी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक्सेप्टेबल हो? क्या हमारी जो आईएसओ सर्टिफाइड है या सिक्स सिग्मा से सर्टिफाइड है, या क्वालिटी एश्योरेंसेस पे बेस्ड जो हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है, या हमारे चावल और बाकी अजनास जो है उनकी लाइसेंसिंग जो है वो पूरी दुनिया में हुई भी हुई है कि ये नहीं हुई भी? लेकिन उन सारी चीजों को देखते हुए ये जो तीन आईएमएफ के अंडर जो चीजें, सी पैक को इसको बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। सॉरी टू यूज, क्योंकि इनिशियली मुझे वो एग्जांपल देना पड़ गई, सी पैक को अभी हम माइनस करते हैं। आईएमएफ के अंडर ये सारी चीजों को अब आप कैसे देखते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी ये कहां पर जाती देख रहे हैं? अच्छा, तो ये मैं एक पॉइंट एक ले लेता हूँ आपका जो था, बिकॉज पॉइंट बाय पॉइंट जाते हैं। तो आपने ये जो कहा है हमारा फिजिकल साइड एंड ऑल दैट, अब आप एक चीज देखें, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये अब कहा है, डिजिटलाइजेशन की बात की है उसने, एफबीआर की, जो बड़ी, बिकॉज टैक्स नेट बढ़ाना हर लाजमी हो गया, एक आपको ऐसी चीज है जिसमें एफिशिएंसी लाना है। बट इसका एक एग्जांपल है, ये आपने अभी रिसेंटली अगर आपने सुना हो, पाकिस्तान सिंगल विंडो का जो लॉन्च हुआ था, ये एक पाकिस्तान सिंगल विंडो जो है हमारी काफी डिजिटलाइजेशन की तरफ एक उसका एक इंक्रीज, एक इम्प्रूवमेंट, एक आप कह सकते हैं उससे इस तरह से हुआ है कि हमारा जो एक पाकिस्तान पहले ट्रेड में जो हमारा जो डिजिटल और जो सस्टेनेबल यूएन का एक सर्वे किया जाता है हर 2 साल, उसमें हमारा स्कोर बांग्लादेश और श्रीलंका से भी बड़ा नीचे था। साउथ एशिया में हम लोग 4th या 5th पे थे साउथ एशिया में। ये पाकिस्तान सिंगल विंडो जब से हमारा इंट्रोड्यूस, हमारा काफी एक बड़ा बम्प आया है उसमें वो स्कोर पे। और उसकी वजह से पाकिस्तान सिंगल विंडो बिकॉज पूरा एक डिजिटलाइज कर रहा है पूरा आपके ट्रेड प्लेटफॉर्म को, तो उसकी वजह से जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ उसमें नहीं है, आपकी ऑटोमेशन जो दूसरे प्रोसेसेस की वजह से हो रहे हैं, राइट। आपके ट्रेड में आप सर्टिफिकेशन की, जैसे आपने बात कर दी, ये भी एक पूरा डिस्कशन है कि सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी हमने डिजिटलाइज करना है, उसको भी ज्यादा इंप्रूव करना है, एफिशिएंट करना है, जो पाकिस्तान सिंगल विंडो के अंदर किया जा रहा है। उसकी वजह से हमारे जो ऑटोमेशन है, कस्टम्स की जो ऑटोमेशन का जो प्रोसेस है वो काफी इंप्रूव किया जा रहा है। तो एक ये बहुत ही एक पाकिस्तान में जैसे कहते हैं ना, कोई एक आप जैसे सिल्वर लाइनिंग की बात करें तो ये बहुत बड़ा सिल्वर लाइनिंग है जो हमें मिला है, राइट। इसमें काफी जो इंटरनेशनल स्टडीज की जा रही हैं अभी पाकिस्तान सिंगल विंडो के बेसिस पे, जिसपे वो किया जा रहा है। तो उसी तरह का सिस्टम हम लोग अगर एफबीआर में लेके आते हैं, जहां एफबीआर में आप समझे लैंड रिकॉर्ड्स आपके हो गए, ये डिजिटलाइज हो गई फुल, आपकी रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस आपने ये करने लग गए। फिर बिजनेस, एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज जो है उसको कितना पेपर वर्क करना पड़ता है, इतना डेज लगते हैं उसके प्रोसेस करने में, अलग अलग फाइल्स डॉक्यूमेंट करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन की जो बात होती है वो अगर कम होके डिजिटलाइजेशन के थ्रू उसको हम इंप्रूव करके रिड्यूस कर सके, तो इसमें हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात आ जाती है वो बड़ी कम हो जाती है। उससे आपका जो इफेक्टिवनेस, आपका एफिशिएंसी, बिकॉज अगर एक छोटा एक बिजनेसमैन है वो टैक्स पे करना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि टैक्स पे करना का कॉस्टली, जस्ट टू गेट इन द टैक्स नेट एक बहुत बड़ा कॉस्ट है, राइट। उसके लिए एक आपको फिक्स कॉस्ट है, तो वो आपके लिए जो वो उसकी वजह से वो आना नहीं चाहता। तो अगर आप ऐसा सिस्टम बना दें जहां वो एक कंप्यूटर ऐप पे जाके वो अपने आप को रजिस्टर कर दे विदाउट क्वेश्चंस आस्क्ड, और अपने आप के लिए एक इंक्रीज कर दे अपना चांस, तो आपके लिए टैक्स नेट बढ़ जाएगा उस तरह से। तो डिजिटलाइजेशन की जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस तरह। तो उस तरह हमने देखे हुए, तो फिर आपकी ये बात, तो वो आपके जैसे कॉस्ट आपका गिरता है नेचुरली, फिजिकल साइड पे आपकी इंप्रूवमेंट्स आती हैं, राइट। तो फिर आपका उसके दूसरी साइड पे, फिर आप मॉनेटरी साइड पे तो नेचुरली चैलेंजेस हमारे काफी हैं, जिसमें आईएमएफ का ही प्रेशर आप समझ सकते हैं कि 22% पे हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, इस पे ये मेंटेन कितना टाइम होने वाला है, क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन अगर कम भी हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा इंटरेस्ट रेट हमारा कम, डिस्काउंट रेट। तो ये सब चीजें हमारे इश्यूज आ जाते हैं। ये तो आई थिंक एक है, दूसरा उसका एक पूरा एक डिफरेंट ही टॉपिक है, राइट। तो उसमें काफी फिर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ जाती है। अच्छा, एक चीज मुझे पॉइंट इसमें रेज करना है कि हम लोग एक्सपोर्ट साइड तो बिल्कुल देखते हैं, और एक्सपोर्ट साइड की चैलेंजेस और उस पर बड़े फोरम्स होते हैं आपके एक्सपोर्ट साइड पे बात करने के लिए, लेकिन इंपोर्ट साइड भी हमें बड़ा इसमें करना है कि इंपोर्ट्स हम वो मार्केट से लें जहां पे हमारी ट्रेडिंग लिंकेजेस जहां पे इंप्रूव हो, कि हम जाके वो कनेक्शंस यूज करें जहां पे हम
इजी सस्ता हम ले सके। जैसे आप एलएनजी और आप इसकी बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स कि हमें नहीं मिलते हमारे वो प्राइस के लिए जो हमें कंपेरेटिंग कंट्रीज से मिल रहे हैं, लाइक कंपीटिंग कंट्रीज को जो मिल रहे हैं, तो वो या हम क्यों नहीं, बिकॉज हमारे ट्रेडिंग लिंकेजेस पुअर है। तो ट्रेडिंग लिंकेजेस पे हम जब काम करेंगे, इंपोर्ट साइड पे हम उस पे एफिशिएंसी लेके आएंगे, इंप्रूव करेंगे, हमारी कॉस्ट कम करेंगे, तो हमारा जो इंपोर्ट पे हम लोग ज्यादा नेगोशिएट बेहतर करेंगे हमारे मतलब ट्रेडिंग वो पार्टनर्स कैसे के होगा? साथ, उससे ये मुझे बेहतर याद है डॉक्टर साहब, ये इससे काफी ये भी है, हमारी होलिस्टिक बात आप याद आ अप्रोच रही है, कह रहे हैं तो वो जरूरत है जी। ये बात याद आ रही है, हमारी जब पहले गुफ्तगू हुई थी तब आपने ये जिक्र किया था कि हमें जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रेड पार्टनर्स हैं उनसे जी रीनिगोशिएट करने की जरूरत है, और वी नीड टू फाइंड न्यू ट्रेड जी पार्टनर्स। तो जरा जी वो उस पॉइंट को जरा उस पे मैं आपके elaborate पॉइंट पे आ जाता हूँ। अच्छा, रीनेगोशिएट के अभी जो हमारी जो एफटीएज हैं वो थोड़ी आउटडेटेड हो गई हैं। वो हमने 2008, 2005 और 2007 और इस तरह के टाइम पे साइन किया था। अगर आप एफटीएज देखें हमारे पुरानी चाइना के साथ भी हमने रीफेस किया था, लेकिन वो प्रोडक्ट्स में हम लोग ने थोड़ा लेके आए थे, वहाँ पे थोड़ा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह के जो इश्यूज है और थोड़े मॉनिटरिंग जो गुड्स की है उसमें लेके आए थे कंडीशंस वगैरह। बट जनरली हमारी जो एफटीएज हैं हमने उसके बाद एक फेज हमने किए ही नहीं है, ज्यादा आगे बढ़े ही नहीं है एफटीएज में। तो इसमें इशू क्या, आज जो आप जैसे डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, एक पूरा सेगमेंट आता है एफटीएस में, चैप्टर आता है डिजिटल ट्रेड के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर पूरा सेगमेंट आता है, आपके सेगमेंट्स आते हैं, पूरे प्रोविजंस आते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एसएमईज पूरा आपका डिस्कस किया जाता है, आप कैसे आप हेल्प करेंगे, कैपेसिटी बिल्ड करेंगे हमारे एसएमईज की। तो ये जो आगे जो फ्यूचरिस्टिक जो मॉडल्स है जिसको डीप ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट्स कहते हैं, इनका देना हमने बड़े ही इंपॉर्टेंट है। हमने वो नए हमने देखने हैं, जैसे आरसीईपी है, आरसीईपी में क्या चेंजेस है, क्या इंप्रूवमेंट्स है। अगर हम जाके उनके साथ नेगोशिएट करेंगे पार्टनर्स के साथ, हम नए पार्टनर्स ढूंढेंगे, तो वो आके हमें कहेंगे कि आप हमारे साथ ऐसे मुआहदे सेट करें जिसपे ये टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूड की जाए जो आपको भी इंप्रूव करें, राइट, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो, जिसमें आपके जो एसएमईज के चैलेंजेस है, आपके एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, ये एड्रेस हो, जो हमारे पुराने जो हमारे जो है नेचुरली उसमें इतना किया नहीं गया है, राइट। लेकिन डॉक्टर और साहब आप ये आप है, देखें तो उसकी वजह से जी डॉक्टर साहब ये है फ्यूचरिस्टिक बातें, ये बहुत दुरुस्त बात है, ये एक पाथवे है, बहुत अच्छा है। जी अगर मैं आपकी सर रियलिस्टिक ग्राउंड पे बात करूं तो टोटल हमारे पास 35 लाख बिजनेसेस हैं, सादा जुबान में बात करता हूं, जी और टोटल 33 लाख जो है वो अनरजिस्टर्ड है। यानी आपकी टोटल जो डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड का रेशियो निकालें तो कितना निकला? सो मैंने कहां से कंपेटिटिव लेना है, 90% कहां से मेरी अनडॉक्यूमेंटेड। कंजम्पशन होगी, कहां से मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। और एक और बात भी बताइएगा, अंडर द आईएमएफ आपको लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म जो हमें ये दे रहे हैं और जिस तरीके से एफबीआर जिस तरीके से ये मामलात बनाने वाला है, हम ग्रोथ की तरफ जा सकेंगे? देखें, आईएमएफ तो आपको एक सेट आपको कहता है कि ये चीजें करनी है कि आप क्राइसिस से निकाला जाए, क्राइसिस अवॉइड किया जाए। हमने जो करने वो इंटरनल जो चीजें जो करनी है, जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन वो विद इन हमने हमने करना है। जो ये बातें कह रहे हैं उसका यूज करके हमने उस पर देखना है। और नेचुरली अगर आपको आपको क्या प्लान किया, अगर आपका प्लान है एवरी 5 ईयर्स ही हम उसका एवरी 5 ईयर्स देखेंगे, तो नेचुरली फिर हमने क्या करना है कि हर 5 साल में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो ना हो, और उससे बस बच के रहे, आईएमएफ के पास जाएं, बस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए जो सोल्यूशन है वो लेके आए और वो रहे। बट हमें अगर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जैसे ये हमने चीजें डिस्कस कर जी रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म की तरफ जाना है, हमने जो आगे सोचना है कि डॉक्टर 20 साल साहब, के बाद इंटरनल हम क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर यही फिर रिफॉर्म्स बातें कैसे हमने होंगे? लेके आनी पड़ेंगी जी। सर आईएमएफ वाली बात तो डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं। डॉक्टर जी जी साहब औरंगजेब डॉक्टर साहब जो हैं वो ये करेंगे, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये सारा टैक्स नेट कलेक्ट करके, ये जबरदस्ती जो इन्फोर्स करके, ये मामलात करके ऊपर दिखा देंगे। जो जी बिल्कुल आईएमएफ को चिट्ठी भेजनी है ना सर, उसमें हम सारे चीजें बहुत अच्छी नजर आएंगी, और हो सकता है अगले 5 साल 4 साल के अंदर दोबारा से हमारी तकरीबन जो है वो ग्रोथ आपको हम 5.56 पर दिखा देंगे। याद रखें कि 3.5 साल जो है वो इमरान खान का दौर भी जो है एक्चुअल जो है वो फौजी दौर ही था ना, टेक्निकली और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उसमें भी हमने कोशिश करके खींचतान के 4.2 पर कर दिया था, और उसके अरसे के बाद हमें पता चला, हमने कैलकुलेशन करके 5.6 भी कर दिया और 6 के करीब जीडीपी भी बना दिया था। और ये भी देखिए कि जब हम 60 से देखते हैं तो 3 मार्शल लॉज के अंदर जब जब मार्शल लॉ लगते हैं या फौजी हुकूमत होती है तो हमारा जीडीपी जो है वो 7 के करीब रहता है, और जितनी जी जमहूरी हुकूमतें हैं वो उसके ऊपर जो है वो हमेशा 2-3-4 और माशाल्लाह इस दफा की जो जमहूरी हुकूमतें हैं उसमें हम जो है वो तो 0.29 एक दिलचस्पी का उसका एक मैं सवाल ये मैं जी एक सवाल डॉक्टर हसनैन से पूछना चाहता हूँ।
अभी डॉक्टर आदिल जो बात कर रहे थे एसएमईज की, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, उसमें आपने तो बहुत हमेशा एडवोकेट किया है स्मॉल बिजनेसेस को और कॉटेज इंडस्ट्री को। तो अभी जब हमारी बात हो रही है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से, तो इस वक्त जो जो गिवन सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें आपको कैसा लगता है कि वो कितनी इनेबलिंग एनवायरनमेंट है? हम तो बहुत बड़े बिजनेसेस की बात कर रहे हैं ना, कि कोई स्टील मिल्स लगा ले, कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट शुरू हो जाए मुल्क में, बट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उसकी ग्रोथ के लिए, बिकॉज एक ज़माने में हम उसके ऊपर बहुत डिस्कशन करते रहे हैं कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए इसको इनकरेज करने की ज़रूरत है। सर सो आज से माय क्वेश्चन इज कि करंट सिचुएशन जो है वो कितनी इनेबलिंग है इसके लिए? आज से सर 25 साल पहले जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई थी ना, हम एक जी पॉइंट नहीं उससे आगे बढ़े। हम 25 साल पहले से रुके में। मेरे अगर डॉक्टर आदिल नाखुदा साहब के पास कुछ स्टैट होंगे तो आप वो बता देंगे, मेरे पास नहीं है। दूसरी बात, आपने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात की, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है जी। कि 1% अशराफिया है आपका। अच्छा, एक तो वो बिल नहीं पे करते, बिजली का बिल नहीं देते, वापडा के लाइन लॉसेस हैं, थेफ्ट है, गैस का भी, गैस बिजली। अलग है। अच्छा, टैक्स भी इन्वेट करते हैं और टैक्स इन्वेजन ही उनकी अमारत की असल रीजन होती है। अच्छा, राइट। जो बाकी टबैको से लेकर सारी चीजें कर दें, जो सीमेंट इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्री, ये 700%, 800%, 900% इसके ऊपर जाती है। 250 की जो सिगरेट होती थी वो डब्बी, वो तकरीबन 1000 के ऊपर चली गई थी। सो जी उसको जी। तो मैं साइड पे करते हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को छोड़ दीजिए। अब तो माइक्रो बिजनेस का तो पाकिस्तान के अंदर रिवाज ही नहीं है। टोटल ऑफ द प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ये एक पूरी पाइड ने भी एक पूरी रिपोर्ट दी है, उसकी 10% ऑफ द टोटल जीडीपी भी हमारी प्राइवेटाइजेशन इंकर्ड नहीं हो रही। आदिल साहब मुझे एग्री करेंगे। सो 10% भी हमारी प्राइवेटाइजेशन नहीं है। अब आप कहेंगे गवर्नमेंट हमें कोई फैसिलिटेट करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देती है। सबसे पहली बात यह है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है वो आपको स्मॉल और मीडियम को बिल्कुल आपको इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी, हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी आपको जो है वो कर्ज नहीं देता। एक हम्म, दूसरे जो चमड़े, छोटी छोटी चीजें, बाकी चीजें, इनके ऊपर तो फैसिलिटेशन है ही नहीं। फिर अगली बात यह है कि आईएमएफ ने और मजीद मना कर दिया। मैंने तो लास्ट टाइम ये बात की थी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन पिछले 3 साल पहले जो देखा जाए तो उसको हमने सब्सिडी दी और फिर अच्छा, कंपेटिटिव प्राइस जो जो साउथ ईस्ट एशिया की कंपेटिटिव प्राइस है, वही अगर हम दे दें तो उसके ऊपर जो है वो 5.5 पे टेक्सटाइल चला गया था। लेकिन अब हम्म, हालत ये है कि वो मजीद डिक्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है। फैसलाबाद का तो बेड़ा गर्क हो गया। स्मॉल इकोनॉमिक जोन के ऊपर हमारी स्ट्रेटजी नहीं बन सकी। सो हमारे पास तो ये कर्ज नहीं है, तो आपने इनेबलिंग एनवायरनमेंट की जीरो, टोटल जीरो, कुछ नहीं हो सकता। एक एक पाई का भी इनिशियल बिजनेस मेरे ख्याल में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से नहीं हो सकता। और यही मैं ये सवाल। बात भी कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर और स्मॉल होल्डर्स और रियल एस्टेट, इन तीनों को, खास तौर पे एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को, तो एग्रीकल्चर टेक्सटाइल को 5 से 10% का रिबेट मिलना चाहिए। अब आईएमएफ ने तो मना कर दिया, वो तो नहीं हो सकता। दूसरी हम्म। बात, जो एग्रीकल्चर को, स्मॉल होल्डर्स को हमें जो है वो टैक्स हॉलीडेज देना चाहिए। लेकिन आप जो है वो आप तो एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर दबाव की टैक्स लगाना चाहते हैं, क्योंकि मकसद आपका यह है कि आपके खून चूस के किसी भी तौर पर ग्रोथ नहीं हो सकती। तो मैं यही तो समझना चाहता हूँ, दैट्स द पॉइंट डॉक्टर साहब। स्ट्रेटजीज जो आ रही हैं और जो मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, इसकी बेस पे मुझे ग्रोथ नजर नहीं आती। वही समझना चाहता हूं कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज और माइक्रो जो बिजनेसेस हैं, इनमें ग्रोथ कहां से आएगी, फरमाइएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नाखुदा साहब, ये बताइए, ये जो सारी बात, मैं इसी सवाल को आपको एक और तरीके से आपके सामने रख जी देता जी। हूँ। इफ यू वर टू एडवाइज द गवर्नमेंट अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस, मौजूदा हालात में, गिवन सिचुएशन में, तो ये जो अभी डॉक्टर हसनैन ने बात की है कि ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इसको कैसे बैलेंस करेंगे? आपके which way do you think it is more favorable for our economy and exports to put weight? तो एक चीज इसमें हमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज इसमें करना चाहिए। इसमें जब 2022 में आई थिंक ये जब क्राइसिस का जब इशू शुरू हुआ था, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस,
तो उसमें एक मेजर्स लिए गए थे जिसमें इंपोर्ट्स के ऊपर, एलसीज के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे गवर्नमेंट ने कि टू लिमिट आवर इंपोर्ट्स। जब इंपोर्ट्स को आपने लिमिट कर दिया, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें अफेक्ट हुई, जैसे आपकी कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट आपकी बंद हो गई, आपकी इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स बंद हो गई, राइट? आपका ये इफेक्ट आ गया। अब लोग कहते हैं कि कंज्यूमर गुड्स की हमें इंपोर्ट कम करनी चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स कोई कोई कहती हैं कि उसमें एक्चुअली बढ़ गई थी, चाय और हमारे वेजिटेबल ऑयल की एक्चुअली इंपोर्ट्स बढ़ गई थी उस टाइम पे। तो वो इफेक्ट वो नहीं आया था उस पे, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल्स, जो आपके जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, वो अफेक्ट पे आ गए थे। और आप जाएं तो स्टोर्स में आपने एक चीज देखा था, उसका जो कॉन्सिक्वेंट था, अनफॉर्चुनेटली जो कॉन्सिक्वेंस जो था, ये था कि आपकी लोकल प्रोडक्शन कम हो गई थी, आपके जो दूसरे जो आपके जो गुड्स आ रहे थे इनफॉर्मल मार्केट से, वो आपके इंपोर्ट जो इनफॉर्मल चैनल से आ रहे थे इंपोर्ट्स, वो आपने देखने शुरू हो गए थे स्टोर्स में। आपने देखना था एक सब्सटीट्यूशन की तरफ आ गए थे कि जो आपके जो स्टोर्स हैं वो काफी आपके इंपोर्टेड गुड्स आने शुरू हो गए थे, और आपके लोकल जो गुड्स हैं वो आपके कम होने गए, बिकॉज स्टोर्स ने तो आपका जो ये आपके जो है रिटेल सेक्टर, वो लोग ने तो गुड सप्लाई करने होते हैं जहां से भी आए, राइट? तो उनका तो ये होता है। तो काफी हमने देखा ये जो इशू था, ये काफी एक नुकसान है। उसमें आपने देखा कि आपकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज है वो कम हो गई, लोकल लार्ज स्केल भी आपकी गिरी, आपके बिजनेस कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया, और आपका ये। तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट जो करना है IMF के साथ यही है कि इंपोर्ट्स को हमने वापस शुरू करना जरूरी है, कि जो हमारी जो एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है, जो स्टेट बैंक के अकॉर्डिंगली भी काफी गिर चुकी थी कैपेसिटी, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है, बिकॉज ये सब पॉलिसीज की वजह से, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी गिर गया था, बिजनेस का काफी डाउन हो गया था। वन ऑफ द लोएस्ट मेजर किया गया है लास्ट 7 इयर्स जो था, कोविड से भी लो हो गया था हमारा एट वन टाइम। और हमारा ये जो कैपेसिटी जो हमारी है वो भी काफी बुरी तरह से हिट हो गई थी। तो इसको नेचुरली रीइग्नाइट करना है शॉर्ट टर्म में, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो आपने रॉ मटेरियल आपके जो एलसीज वगैरह जो आपके नेचुरली इंपोर्ट साइड पे आपको देखना है कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ाना है, कैसे वो आपकी शुरू करनी है इंडस्ट्रीज जिसकी एक्चुअली नीड है, जो लोकल मार्केट को सप्लाई कर सके और फिर एक्सपोर्ट भी कर सके। तो ये दोनों एक लिंक आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से, पहले शुरू में जो स्टेप लेना है कि लोकल जो कैपेसिटी जो आपकी अंडर यूटिलाइज्ड है उसको वापस कैसे लेके आए कि जिसमें उसके अच्छा हो सके, जो 75-80% की तरफ जा सके। अब उसमें एक डॉक्टर मैं डिफरेंस यहाँ नेचुरली की बात उसमें ये आएगा समझ गया। जी। इंपोर्ट्स इंपोर्ट्स के मैं हक में हूँ, क्योंकि बहुत जी। सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंपोर्ट्स आएंगी तो जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स की प्रोडक्शन तैयार होगी। जी। आपकी बात बिल्कुल जी। दुरुस्त है, लेकिन हम दुरुस्त करते नहीं है ना। हमारी क्वालिटी इश्यूज भी हैं, हमारे बाकी इश्यूज भी हैं, हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो स्किल भी नहीं है, हमारे पास एरिया भी नहीं है सारे। और अगर हमारे पास लैंड है तो हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना ने आपसे मांगा मीट, और आपने कहा कि फुट एंड हेड इंजरी है, इसकी वजह से हम आपको पूरा पूरा मीट तो नहीं बेच सकते। उन्होंने कहा आप बॉयल करके दे दें, उन्होंने कहा बॉइलिंग प्लांट भी नहीं है। इसी तरीके से जो है वो बाकी प्रोसेसिंग में चले जाएं, इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल में चले जाएं। इंपोर्ट्स तो हमारी जरूरी हैं, आपकी बात दुरुस्त है। गलत स्ट्रेटेजी थी कि इंपोर्ट्स को बंद कर दें या लग्जरी आइटम बंद कर दें, उसको नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से हमारी बहुत एक्सपोर्ट को डस्ट पहुंची लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की। इधर फरमाइएगा स्मॉल एंड मीडियम जो है वो तो कहीं भी फ्लरिश नहीं हो रही, और सिर्फ एक्सपोर्ट्स अगर स्मॉल एंड मीडियम ने करना है वो तो खाली चाइना से माल मंगवा कर बेची जा रहे हैं। फरमाइएगा। तो स्मॉल जी एंड मीडियम डॉक्टर। का तो यही आपका आ जाता है ना, आपका आपका रीजन क्या है स्मॉल एंड मीडियम आपकी क्यों फ्लैश नहीं हो रही? बिकॉज आपके काफी जो नेचुरली आपका वो सप्लाई चेन में भी इंक्लूडेड है, काफी आपके स्मॉल एंड मीडियम आपके सर्विसेज दे रहे होते हैं। स्मॉल एंड मीडियम आपके जनरली आपके सर्विसेज भी हो रही होती है काफी, उसमें जो प्रोडक्शन भी है वो भी एक्चुअली लिंक्ड होते हैं ये लार्ज स्केल बिजनेसेस के साथ। अगर लार्ज स्केल की डिमांड नहीं होगी तो स्मॉल एंड मीडियम भी अफेक्ट करेगा, आपका पूरा जो प्रोडक्शन जो नेटवर्क है पूरा इफेक्ट होगा। तो मेरा ये एक पॉइंट एक आ जाता है कि ये जो हमारा क्यों ये होता है क्राइसिस, राइट? एवरी टाइम हम क्राइसिस पे क्यों चले जाते हैं, क्यों हमारा जो है लिंक प्रोडक्शन का वो क्यों अफेक्ट है, राइट? तो इंपोर्ट्स हमारे होते, अगर होते हैं तो होते भी नहीं है, तो वो जो अफेक्ट हमारे एक्सपोर्ट की तरफ नहीं आते, हमारा एक्सपोर्ट पे क्यों नहीं? तो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो किस तरह एफिशिएंटली लाइक उस सेक्टर में जाना चाहिए जहां पे एफिशिएंसी और री इन्वेस्टमेंट की बात है। तो अगर आपने एक टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाई है, आप अच्छा कर रहे हैं बिजनेस, तो उस तरीके से एज ए टेक्सटाइल प्रोड्यूसर एक गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि वो और अपनी एक्सपैंड करे स्केल, और जाके ऐसी बड़ी बिजनेस लगाए कि वो ज्यादा फिर वो अपनी कंपेरेटिवनेस बढ़ाए और इंटरनेशनली और ज्यादा करे, राइट? जनरली तो ये होना कम्पीट चाहिए। करने के लेकिन काबिल हो कुछ सके। एक्टिविटीज ऐसे दिए हैं आपके रियल एस्टेट या वगैरह जो है, जहाँ पे वो सेफ पैसा, सेफ एसेट की तरफ से वो इन्वेस्ट करने शुरू हो दैट्स जाता है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट, concentration नहीं है, दैट्स जहाँ वेरी पे इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब। मैं अपने एक्सपर्ट से मेरा ख्याल चाहूंगा है कि आपका अपनी तरह टाइम कम हो रहा है। उनको मैं कंक्लूड भी कर ले। मैं और कंडेंस करने से, प्लीज। आपकी बात को कंक्लूड करने से पहले आपके सामने पेश करता हूँ। हमारे पास सिंपल एक ही चीज रह सकती है, टोटल कैसीनो इकोनॉमी हमारे पास है।
अगर आप एग्जांपल देंगे मुझे प्रोडक्शन की, मैं बिल्कुल माइक्रो बिजनेस पे चला जाऊंगा। फॉर एग्जांपल चलें अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने एक दफा जो है वो शू मेकिंग की कंपनी बनाई, ठीक है जी। मुझे 55 का जो है 5500 की कॉस्ट आ रही है जूते के ऊपर, तो मैं 1700 का जूता 17,000 का जूता बेचूंगा ना उसके ऊपर, क्योंकि मैंने बाकी कॉस्ट भी पे करनी है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी पे करनी है, मुझे एमएम आलम पे भी बनाना है, फिर मैंने उसका नाम ऊंचा नहीं रखना है या कोई और चीज शोरूम रखूंगा बनेगा या मैं सारा कोई कुछ। और चीज रखूंगा। अच्छा, यस, अब दूसरी बात यह है कि मैं रियल एस्टेट पे ही करूंगा ना। सो रियल एस्टेट अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल जो डीएचए के अंदर प्लॉट है, तो वो मैंने 27 का लिया था, मुझे 3 साल बाद एक 27 का 1 करोड़ 27 का बनता है। मुझे क्या तकलीफ है कि मैं जो है वो इसमें एग्जैक्टली करूंगा। प्लस एग्जैक्टली तो ये वही प्रॉब्लम छोटा अफसर आता है जो वही नीचे आपकी बात दुकानदार है ने जो आ लगानी जाती है, मार्केट के राइट? अंदर, वो सारे के शू मेकिंग कंपनी के छोटे जो रंग साज है, इतनी है किताबा मुश्किल लगाने में वाले, पड़ने की कपड़ा क्या देखिए, लगाने जरूरत प्राइवेट वाले। इन्वेस्टर ने एक है? लास्ट पॉइंट इसमें ये है, प्राइवेट इन्वेस्टर ने वो ही करना है जो अपनी मैक्सिमाइज करेगा रिटर्न। जैसे आपने कहा, अगर उसको रियल एस्टेट में ज्यादा मिलते हैं पैसे तो वो उसमें डालेगा। इनफॉर्मल इकोनॉमी में एग्जैक्टली अगर ज्यादा पैसे मिलते हैं तो वहाँ रिटर्न उसके ज्यादा होंगे। सो मैं अगर वो आपसे आता ये है, पूछ रहा हमने हूँ, नंबर इंडस्ट्रियल वन। और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को हमने उसमें प्राइवेट रिटर्न जो उसमें है कि प्राइवेट इन्वेस्टर को जो रिटर्न आ रहे हैं वो अच्छे इतने आने चाहिए कि बाकी में इन्वेस्ट ना करे। अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो उसकी रिटर्न ज्यादा होनी चाहिए एक्सपोर्ट में। अगर आप दूसरे सेक्टर्स में रखेंगे रिटर्न्स आपके वहां पे होंगे तो इंडिविजुअल वही डिसाइड करेगा। हर बिजनेस में अपना काइंडली ही काइंडली तो कंक्लूडिंग तो रिमार्क्स आपको तो डॉक्टर। आपको तो तो डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि अंडर दिस आईएमएफ जो आपको पॉलिसी इस टाइम पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर की पॉलिसी समझ आ रही है, नजर आ रही है, आपको लगता है कि स्मॉल एंड मीडियम और माइक्रो बिजनेसेस कहीं से भी एक्सपोर्ट लेड या कहीं से भी ग्रोथ आपको नजर आ रही है? अगर आ रही है तो कैसे, और अगर होनी चाहिए तो 1 2 3 में बताइए कि किस तरह से होगी। ग्रोथ, देखिए पहले तो आईएमएफ के साथ हमारा जो मेन कंसर्न यही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ये जो है इसको हमने खत्म नेचुरली करना है और फिर इसको सस्टेनेबल बनाना है। अगर हम ग्रोथ की तरफ चले जाएंगे, वही हम 4-5% की तरफ चले जाएंगे बार बार, तो वही मसला यही आ जाता है, रिटर्न साइकिल में आ जाता है। बिकॉज ग्रोथ हमारी जो इस तरह जो शॉर्ट टर्म आती है वो हमारी डेट इंक्रीज करती है। तो ठीक है। वो हमने, यही तो बात है, तो इसमें ही हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करनी है। अब आईएमएफ आपको जो है वो आपको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस निकालने के लिए कर रहा है। अगर आपको खुद आपकी इंटरनल पॉलिसीज और इंटरनली आपको जो करना है वो इंटरनल इकोनॉमी हमने हमने करनी है और हमारे ही पॉलिसी मेकर्स करेंगे जो ये इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर या इकोनॉमी में आप जो जान लेके आएंगे जिसमें सस्टेनेबल बनाएंगे। इसमें आईएमएफ का इटसेल्फ, आईएमएफ क्या उसमें तो नहीं करेगा, राइट? आईएमएफ को तो काम आपका शॉर्ट टर्म यही है कि वो बोलेगा वापस आ जाएंगे 5 साल के बाद। पाकिस्तान कितना है, 6 बिलियन 8 बिलियन डॉलर, इनके लिए क्या बड़ी बात है, राइट? तो वो तो देता रहेगा और वो ही है 25 से 26 से 27 होते जाएगा। प्रॉब्लम ये है, ये जो 26 पे जाना है या 25 पे 26 या जो भी आपको आगे नहीं जाना है आईएमएफ के पास, वो आपको इंटरनली करना पड़ेगा। मेरा यही क्वेश्चन आ जाता है, जब हमारी 4 या 6% ग्रोथ आती है वो टाइम हम कैसे पॉलिसीज लेके आ सकते हैं कि वो 4 और 6 सस्टेनेबल हो जाए और उससे हमारा डेट क्राइसिस भी ना हो और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े साथ में। ये हमने क्वेश्चन आंसर करना है और दैट इज ये अ वेरी हमारा मेन इम्पोर्टेंट। चैलेंज है। तो लोकल मैं तो प्रोडक्शन उसके लिए हम अ, आइडिया लोकल में एडवाइस ही दे डॉक्टर सकते हैं साहब एज डॉक्टर साहब, एकेडमिक। लोकल प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हमारा ये आ रहा है कि गवर्नमेंट का फुटप्रिंट 67 to 87% चला गया। पहले बिल्कुल कम करें आप 67% था, गवर्नमेंट का अब वो फुटप्रिंट। 87% था। कौन करेगा डोमेस्टिक में लोकल प्रोडक्शन? देखिए गवर्नमेंट का तो फुटप्रिंट खुद गवर्नमेंट ही कम कर सकती है, राइट? वो तो उसने ही करना है, वो तो तो प्राइवेट थैंक यू सेक्टर वेरी नहीं कर मच सकता गवर्नमेंट डॉक्टर का। हसनैन। एग्जैक्टली। थैंक यू तो वेरी वो तो मच। मुझे न्यूट्रली लगता आगे है जाना है। हमें अगली नशिस्त के ऊपर इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल जी जी। Yes, ओके जी, thank you. थैंक यू But very enlightening talk today. Thank you वेरी so लाइक। much. Thank you very much. जी जी। बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और दिनों रात आपसे ज़्यादा चाहता हूँ. Hopefully we'll continue with this dialogue or we'll arrive at some positive conclusion. अभी के लिए इजाज़त. खुदा हाफिज़. थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद.